तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी आज की एक और नई वीडियो में, जो कि मेरी एक पहली वीडियो है। तो आज हम क्लास 12 की केमिस्ट्री सब्जेक्ट का यूनिट का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठोस अवस्थाएं, जिसको इंग्लिश में सॉलिड स्टेट कहते हैं। तो इसमें मैं आपके लिए ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये वाले टॉपिक्स क्लियर कराने जा रहा हूँ, जिनका सिलेबस मैंने ये लिख रखा है, जिनमें 16 टॉपिक्स हैं जिनको हमें इस चैप्टर में क्लियर करना है। तो ये आपके जो बुक है एनसीईआरटी का एक पहला चैप्टर है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर में आता है, क्योंकि आपको शुरू के जो 3 चैप्टर हैं वो पूरी तरह याद होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर आता है, उसमें कहता है ये जो टॉपिक्स हैं ये हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड्स, यानी हमें जो सॉलिड्स हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए कि सॉलिड कहते किसे हैं। और दूसरे जो आता है हमारा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। तो ये वाले जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये हर साल 2 नंबर का इसमें से क्वेश्चन बनता है। तो इसके बाद का जो टॉपिक है ये है टाइप ऑफ सॉलिड्स, और फिर है ब्रेगर्स इक्वेशन, क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्रेवियस लेटिस, और इससे अगला है ये क्रिस्टल लेटिक्स। और इसके बाद जो 7th हमारा है वो है यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल की जानकारी लेंगे। और यहाँ पे जो हमारा 8वां टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी जो सहसंयोजी नंबर होते हैं, सहसंयोजी जो नंबर्स होते हैं उनकी जानकारी। तो इसके बाद हमारा आता है क्लोज पैकिंग इन मेटल्स क्रिस्टल, पैकिंग एफिशिएंसी, और ये क्रिस्टल डिफेक्ट, जो क्रिस्टल डिफेक्ट होते हैं, शॉर्ट के डिफेक्ट वगैरह, ये 2 प्रकार के होते हैं। तो इसकी भी हम यहाँ पे पूरी जानकारी लेंगे। ये जो हेडिंग लिख रही है यहाँ पे ये इंग्लिश में है, लेकिन जो मैं आपके लिए थ्योरी लिखवाऊंगा वो हिंदी में होगी। एक तरीके से कहें तो यूपी बोर्ड वाले छात्रों के लिए है। और 11 में आती है क्रिस्टल डिफेक्ट, और फिर आती है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, यानी सॉलिड जो होता है उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। और फिर आती है एनर्जी बॉन्ड थ्योरी इन सॉलिड, यानी जो बॉन्ड बनती हैं, जो एनर्जी बॉन्ड होती हैं वो किस प्रकार के होती हैं ठोसों में, जो सॉलिड पदार्थ होती हैं। और उसके बाद आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, यानी सॉलिड में इसमें यानी ये मानिए हमें जो ठोस अवस्थाएं चैप्टर है तो हमें सारी चीज़ें ठोस के बारे में ही पढ़नी है। और इसके बाद की जो हेडिंग है ये 15 हेडिंग है। तो इसमें ये मिक्स हेडिंग है, जैसे डिटरमाइन रेडियस, यानी डिटरमाइन को क्या कहते हैं, यानी किसे कहते हैं, रेडियस किसे कहते हैं, नंबर ऑफ इफेक्टिव, यानी इस तरीके की ये मिक्स हैं। यानी जितनी भी मेन छोटी छोटी हेडिंग हैं वो नोट के रूप में इस वाले जो 15वीं हेडिंग है इसमें करवाई गई। और इसके बाद में 16 नंबर पर आते हैं हमारे न्यूमेरिकल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो इनकी आपको तैयारी जरूर कर लेनी है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी पहली हेडिंग की ओर। तो यहाँ पे हमारी पहली जो हेडिंग है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड्स, यानी सॉलिड्स की जो इंट्रोडक्शन है, यानी जानकारी, प्रस्तावना कहें तो हिंदी में। तो यहाँ पे कहते हैं ये कि वे पदार्थ जिनमें निम्न लक्षण पाए जाते हैं ठोस कहलाते हैं। देखिए अगर आप इस वो लिखेंगे कि 9th की जो एप्लीकेशन है या 9th की जो आपने तैयारी करी होगी या हाई स्कूल के, या फिर जो जितनी भी आपने अभी तक पढ़े हैं कि ठोस कैसे कहते हैं, जिनका आकार आयतन ये निश्चित होती हैं उन्हें ठोस कहती हैं। तो ये भी चीज़ें इसमें आती हैं, लेकिन आप ये थोड़ी है कि क्या कहते हैं, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप एक लाइन में सिमटा देंगे, क्योंकि बोर्ड की कॉपी बहुत बड़ी होती है। तो इसमें मेन चीज़ होती है अगर आप टॉपिक बना के लिखते हैं, यानी हेडिंग वाइज लिखते हैं, पॉइंट वाइज लिखते हैं, तो वहाँ पे आपको नंबर ये मानिए ज़्यादा नंबर उनके मुकाबले जिनने थ्योरी लिखी उससे ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे हम जो टॉपिक्स बनाए हैं उनको हम देखेंगे, जैसे वे पदार्थ जिनमें निम्न लक्षण पाए जाते हैं, यानी निम्न कौन सी, जो नीचे दे रखे हैं, निम्न लक्षण पाए जाते हैं ठोस कहलाती हैं। इसमें जो हमारा फर्स्ट वाला जो टॉपिक आता है, यानी फर्स्ट नंबर पे आता है, इनके आयतन निश्चित होती हैं। जाहिर सी बात है ठोस हैं तो आयतन निश्चित होंगे ही, और इनकी जो आकृति है वो भी निश्चित होती है, ये तो सबको पता है ठोस, और इन ठोस में आकृति और आयतन निश्चित होती हैं। इसके बाद की जो चीज़ें, जैसे इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। ये देखो यानी जो प्रबल आकर्षण बल है यही जो आपके यहाँ पाया जाएगा, उसी के द्वारा आपका कहते हैं आकृति निश्चित बनी रहेगी, और आकृति निश्चित है तो आयतन तो निश्चित रहेगा ही। और इसके बाद की जो आती है वो इनका घनत्व निश्चित होता है। अब जब आकार निश्चित है, आयतन निश्चित है, तो घनत्व तो बराबर होगा, यानी निश्चित तो होगा ही, घनत्व अधिक होता है, यानी अब अधिक ही होगा। और इसमें आता है कि इनको गर्म करने पर प्रसार बहुत कम होता है, यानी कि इनको अगर हम गर्म करें तो प्रसार बहुत कम होता है। प्रसार का मतलब है इनका जो फैलाव, या ये फैलाव मानो, यानी कि पिघलना, ये बहुत कम पिघलती हैं। और इसके जो अगला टॉपिक अगले में आता है, इनमें कण एक दूसरे से बहुत नज़दीक होती हैं। अणुओं के मध्य जो अंतराणुक दूरी होती है वो बहुत कम होती है। अब ये अंतराणुक दूरी क्या होती है, यानी कि अणुओं के मध्य पाई जाने वाली दूरी को अंतराणुक दूरी कहते हैं, यानी अणुओं के बीच के अंतर को, जो कि बहुत कम होती है।
और इसके बाद वाला टॉपिक आता है, इसमें कहते हैं इनमें संपीडितता का बहुत यानी संपीडितता बहुत कम होती है। यानी संपीडितता का मतलब ये एक तरीके से दबाने पर ये आसानी से दबते नहीं हैं, टूट जाते हैं। इनमें बल लगाने पर ये बाह्य बल जब हम लगाते हैं तो ये टूट जाते हैं, ना अपना आकार परिवर्तन नहीं करते हैं। और इनके कण निश्चित बिंदुओं के इधर उधर कंपन करते रहते हैं। इनके जो कण हैं वो निश्चित बिंदुओं के कोई पॉइंट है उसके इधर उधर कंपन करते रहते हैं ताकि इनमें संपीडक का गुण बना रहे। तो ये यहाँ पे हमारे कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है जो सॉलिड्स के बारे में है, जो कि अगर आपको ये चैप्टर जैसे पढ़ना है तो ये चीज़ बिल्कुल तैयार होनी चाहिए। इनमें ज़्यादा कुछ नहीं, आयतन निश्चित होता है, आकृति निश्चित होती है, प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, अणु के मध्य घनत्व अधिक होता है, इन्हें गर्म करने में प्रसार कम होता है, और इनके जो कण होते हैं बहुत नज़दीक होते हैं, इन पर अंतराणुक बल बहुत कम होता है, और संपीडितता का गुण भी बहुत कम होता है, और इनके जो अणु हैं वो इधर उधर कंपन करते रहते हैं। बस सिंपल सी चीज़ है ये। और इसके बाद की जो आती है वो है हमारी मेन हेडिंग इस चैप्टर की, क्रिस्टल तथा अक्रिस्टलीय ठोस। अब ये क्या होते हैं अक्रिस्टल तथा अक्रिस्टलीय ठोस, यानी कि क्रिस्टलीन सॉलिड कौन से होती हैं? तो वे पदार्थ जिनके कणों की निश्चित व सम्मित यानी कि एक निश्चित वे पदार्थ जिनके कणों की निश्चित व सम्मित ज्योमेट्री आकृति होती है तथा जिनके कणों की लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। यानी कि लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट यानी कि वो बहुत देर तक सीधी में बने रहते हैं, यानी कि बहुत देर तक एक ही श्रृंखला में रहते हैं, उन्हें लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट कहते हैं। ये आपको थोड़ी थोड़ी बीच में इंग्लिश लिखनी चाहिए, जिससे कि बोर्ड का जो मास्टर कॉपी चेक करेगा उसमें अलग सा ही इफेक्ट पड़ेगा। आप ये ट्राई कर सकते हैं, अपने स्कूल में प्री बोर्ड होते हैं, एक बंदे जो पूरी हिंदी लिखता है और एक है जो पूरी यानी कि उसमें मिक्सअप करके इंग्लिश भी लिखता है, तो फिर उसमें इंग्लिश लिखने वाले के नंबर ज़्यादा आते हैं। तो इसके जैसे कि जो हमने पढ़ा कि क्रिस्टलीय ठोस वे पदार्थ जिनके कणों की निश्चित व सम्मित ज्योमेट्री आकृति होती है तथा जिनके कणों की लॉन्ग अरेंजमेंट होती है वे क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं, कॉपर, आयरन, ग्रेफाइट, हीरा। अब इनमें से आपको पता होगा कि ग्रेफाइट जो है सबसे ठोस पदार्थ में आता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ग्रेफाइट सबसे ठोस पदार्थ होता है। तो कॉपर, आयरन, ग्रेफाइट, हीरा और NaCl ETC। तो इसके बाद हम देखते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक निश्चित होते हैं, क्योंकि ठोस होते हैं तो इनके जो गलनांक होते हैं वो निश्चित होते हैं तथा ये विषमदैशिक होते हैं, यानी कि इनमें दिशा के अनुसार गुण परिवर्तन नहीं होता है, अतः इन्हें ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है कि ट्रू सॉलिड किसे कहते हैं, ये ट्रू सॉलिड से आप क्या समझते हैं, यानी कि सत्य ठोस किसे कहते हैं, सत्य ठोस किसे कहते हैं? तो क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक निश्चित होते हैं तथा ये विषमदैशिक होती हैं, यानी कि गलनांक निश्चित होते हैं और विषमदैशिक होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड कहते हैं। अब ये जो हमने बताया विषमदैशिक यानी दिशा के अनुसार गुण का बदलना विषमदैशिक कहलाता है। यानी इनमें जैसे जैसे दिशा बदलेगी उस प्रकार से हमारे जो गुण हैं उनमें परिवर्तित होता रहेगा। तो इसके बाद की जो हमारी अगली हेडिंग आती है, आप चाहें तो क्या कहते हैं इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना फिर अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं हर वीडियो के नीचे फिर इनका PDF देना शुरू कर दूँगा। तो यहाँ पे ये वाली हमारी दोनों जो हेडिंग है ये पूरी हो चुकी हैं। तो इसके बाद हमारी आते हैं अगली हेडिंग की ओर। इसमें हमने सिर्फ पढ़ा है अभी क्रिस्टलीय ठोस पढ़ा है, अक्रिस्टलीय ठोस अभी रह गया है। तो इसके बाद अगली हेडिंग में हम आते हैं, यहाँ पे आता है ये अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस के कौन से होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस में कण अव्यवस्थित क्रम में अरेंज होते हैं, यानी कोई इनकी व्यवस्था नहीं होती, कोई भी कहीं भी बैठा हुआ होता है। जिसकी क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता था कि जैसे परेड होती है तो बिल्कुल सबके सब सीधी लाइन में चल रही होती हैं, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होती हैं, जैसे जब इंटरवल हो जाता है तो बच्चे निश्चित जगह नहीं रहते, कोई यहाँ खड़ा कोई यहाँ, यानी कि कोई किसी की भी निश्चित अरेंजमेंट नहीं होती। तो अक्रिस्टलीय ठोसों में कण अव्यवस्थित क्रम से अरेंज रहते हैं। इनके कणों की शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होती है, यानी जब ज़्यादा आगे पीछे रहेंगे तो शॉर्ट रेंज ही होंगे, ज़्यादा दूर तक ये चलेंगे नहीं। तो इनके गलनांक निश्चित नहीं होते, यानी जो इनके गलनांक हैं ये निश्चित नहीं होंगे, अक्रिस्टलीय ठोस होंगे। ये बात आपको याद रखनी है, अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित नहीं होते और ना ही इनकी निश्चित कोई ज्योमेट्री आकृति होती है, क्योंकि जब इनकी यही ठोस का कण की व्यवस्था ही निश्चित नहीं है तो इनकी जो आकृति है वो तो बाद में निश्चित होगी। इसके बाद ये कहते हैं कि ये सामान्य रूप से अतिशीत द्रव कहलाते हैं। अब ये एक चीज़ आई, अतिशीत द्रव कहलाते हैं। अब ये सुपर कोल्ड लिक्विड, इसको आपको इंग्लिश में भी याद रखना होगा क्योंकि ये आ जाता है। ऐसे लिक्विड किसे कहते हैं, यानी सुपर कोल्ड लिक्विड किसे कहते हैं। अतः इन्हें
आभासी ठोस यानी कि सीडो, ये भी इंग्लिश में आ जाता है, यानी हिंदी में लिख के आता है जो सीडो हिंदी में लिखा तो सीडो, तो सीडो लिख के आया था कि सीडो ठोस किन्हें कहते हैं। तो जो होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस इन्हीं को ही सीडो सॉलिड कहते हैं। तो यहाँ पे आता है कि रबड़ जो है, रबड़, कांच, मक्खन, ये सब, ये मक्खन, मोम, घी, ये सब का अतिशीत द्रव यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस है। अब अतिशीत द्रव क्या होता है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, हम बताएंगे इसकी क्या जानकारी है पूरी। तो यहाँ पे हमने जैसा पढ़ लिया कि जिनके कण अव्यवस्थित क्रम से होती हैं, इनके कणों की शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होता है, इनके गलनांक निश्चित नहीं होते, और इनकी कोई निश्चित ज्योमेट्रीय आकृति नहीं होती, और इन्हें सामान्य रूप से सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं, और अतः ये आभासी यानी स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं। तो इसके बाद हमारा एक नोट पॉइंट यहाँ पे बनता है। हाँ, तो यहाँ पे हमारा नोट पॉइंट बनता है एमोर्फ यानी कि ये जो होते हैं दिशात्मक होते हैं। अभी हमने पढ़ा था वो यानी दिशा के अनुसार उनके गुण में परिवर्तन होता था, तो और इनमें गुण में परिवर्तन नहीं होगा, दिशात्मक है ये। और अक्रिस्टलीय ठोस को गर्म करके पुनः धीरे धीरे ठंडा करने पर कुछ क्रिस्टलीय गुण आ जाता है। यानी अक्रिस्टलीय ठोस है उसको गर्म कर दो, यानी कांच है उसको आप गर्म कर दो, और फिर धीरे धीरे ठंडा करो, कि धीरे धीरे जैसे एकदम हमने उसे 100 डिग्री टेम्परेचर हमने उसे पहुंचा दिया, लेकिन उसके बाद में फिर लेके आए 95 लिया आए, फिर 80 लिया आए, ऐसे ऐसे करते करते हम यहाँ पे 0 डिग्री तक लिया आए इसे। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अक्रिस्टलीय ठोसों को गर्म करके पुनः धीरे धीरे ठंडा करके कुछ क्रिस्टलीय गुण आ जाते हैं। जब ठंडा करते हैं धीरे, तो जाहिर सी बात है परिवर्तन कुछ ना कुछ तो होगा। यही कारण है कि पुरानी इमारतों में लगे हुए कांच दूधिया हो जाती हैं। अब आपने देखा होगा जो इमारतें ज़्यादा पुरानी हो जाती हैं, जैसे कि आपके पड़ोस में या कहीं भी कोई ज़्यादा पुरानी इमारत होगी, तो उनके जो कांच लगे हुए होते हैं वो वाइट से पड़ जाते हैं, यानी कि हल्के से दूधिया कलर के हो जाते हैं। क्या कारण है कि वो तो एक तो पहले सूरज की कड़कती गर्मी सहती हैं, और उसके बाद में धीरे धीरे वातावरण के अनुसार ठंडे होते चले जाते हैं। तो यही प्रोसेस लगातार होती रहती है, जिस कारण से उनके जो रंग होता है वो दूधिया हो जाता है। और कांच जो है ये कहें तो पानी क्रिस्टल यानी कि वो है सुपर लिक्विड, यानी कि अगर कोई पूछे कि कांच क्या है, अब आप कहेंगे कांच ठोस है, लेकिन वो कहे कांच यानी कि मेन ठोस, तो ठोस क्या होता है जैसे कि आकार वगैरह परिवर्तन ना हो, और वो ये सारी गुण आते हैं, लेकिन कांच किस टाइप का है, तो आप कहेंगे सुपर कोल्ड लिक्विड टाइप का है वो। अगर कोई प्योर कांच की बात करता है तो वो एक लिक्विड है, यानी कांच जो है एक पानी है। कैसा पानी है? सुपर कोल्ड लिक्विड, यानी जिसे गर्म करके ठंडा कर दिया गया है एकदम सुपर कोल्ड, उसे बिल्कुल जमा कर दिया है, तो वो कांच है। तो यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है टाइप ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे टाइप ऑफ सॉलिड में हम देखते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों में उपस्थित बंधों की प्रकृति के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि बेस से नहीं बांटा है, जो इनके बंध होती हैं, जो ठोसों में निम्न 4 प्रकार से बांटा गया है बंधों की प्रकृति के आधार पर। तो बंध किस प्रकार के होते हैं? तो आणविक ठोस, सहसंयोजिक ठोस, आयनिक ठोस और धात्विक ठोस। तो इन चारों को आपको जरूर तैयार कर लेना है, क्योंकि इनमें से हर बार एक पे टिप्पणी लिखने को, इस चैप्टर में से एक पे यानी कि जो आती है 3 नंबर की, वो आपके लिए जरूर मिल जाती है कि आणविक ठोस कैसे कहते हैं, सहसंयोजक ठोस कैसे कहते हैं, आयनिक ठोस कैसे कहते हैं, धात्विक ठोस कैसे कहते हैं। तो इसको आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। तो इसको हम देखते हैं इनमें आणविक ठोस क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी हेडिंग आती है वो आती है मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी कि आणविक ठोस। तो फ्रेंड्स, इसको हम पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये मेरा जो चैनल है बिल्कुल न्यू चैनल है। मेरा इससे पहले भी एक चैनल रह चुका है CS कॉन्सेप्ट 99, जो कि मेरा इस समय भी प्रगति पे है, तो उसका थोड़ा सहयोग कर देना आप, CS कॉन्सेप्ट 99। तो उस वाले चैनल पर क्या है, जैसे कि हम गेमिंग थोड़ा बहुत गेमिंग कर लेते हैं, तो उसकी वीडियो डालते हैं, तो और उसको सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन उससे पहले आप जो वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक ज़रूर कर जाना यार, लाइक कर दोगे तो मैं आगे की वीडियो बताऊँगा। तो ये मैंने चैनल बिल्कुल अभी शुरू किया है, और इसको प्लीज़ आप सब्सक्राइबर बढ़ा देना, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि बहुत टाइम सब्सक्राइबर गेन करना बहुत मुश्किल बात होती है। अगर आप लोग सही नहीं करेंगे तो कैसे होगा यार। बस मैं ज़्यादा नहीं कहता, सिर्फ एक लाइक कर देना। देखिए, लाइक करने में कोई भी डाटा नहीं जाता, कुछ नहीं जाता, कोई 1 सेकंड नहीं जाता। आप बस एक क्लिक करना है, आपको लाइक हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो में कहीं भी ये मानिए थोड़ी सी जानकारी, और मैं आपको ये 100% श्योर दिला सकता हूँ कि मैं इस चैनल पर आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, यानी कि ऑल सब्जेक्ट चैनल है ये।
इसमें जैसे जो सभी सब्जेक्ट हैं उनके नोट्स मिलेंगे, सारी चीज़ मिलेंगी। अगर आपको PDF चाहिए उनका तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर बात करना चाहते हैं तो कमेंट करके बता देना, मैं आपके लिए पर्सनली अपनी पर्सनल क्या कहते हैं इंस्टाग्राम ID सेंड कर दूँगा। तो यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि मैं आपके लिए मॉडल पेपर और जो जितनी बोर्ड से रिलेटेड है मैं यहाँ पर 12th और हाई स्कूल की वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आप क्या कहते हैं यानी बनाता रहता क्या, बनाना शुरू करूँगा। मैं इंटर की पहली वीडियो है मेरी जो मैं इंटर की वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं हाई स्कूल की भी वीडियो बनाऊँगा। तो इसलिए इस चैनल को मैं एक चैनल को 7 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। तो इसलिए आप क्या कहते हैं यानी कि एक वीडियो के यानी एक चैनल के हम ज़्यादा पार्ट नहीं करेंगे, जो एक चैप्टर है उसके ज़्यादा पार्ट नहीं करेंगे हम, क्योंकि एक वीडियो में कराना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। क्योंकि कम से कम 1 घंटा चाहिए होता है हमें, लेकिन 1 घंटा भी बहुत हो जाता है। उसमें डाटा भी बहुत जाता है, फाइबर वाइबर उसका बहुत झंझट पड़ता है। और मेन चीज़ ये हर व्यक्ति के पास इतना टाइम नहीं होता कि एक बार में लग के देख ले। तो इसलिए आप अलग अलग पार्ट हैं, आप उनको ज़रूर देख लेना। और यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ, तो आप बस चैनल को लाइक कर देना और एक सब्सक्राइब कर देना। बस आप अपना एक सब्सक्राइब देंगे तो हमारा बहुत सहयोग होगा। तो यहाँ पे जो कहता है मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी कि आणविक ठोस किसे कहते हैं, वे ठोस जिनके क्रिस्टल जालक यानी क्रिस्टल जालक, ये एक केमिस्ट्री का शब्द है, तो इसको आपको याद रखना है। वे ठोस जिनके क्रिस्टल जालक सरल अणुओं से बने होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। सीधी सी बात है, बिल्कुल दो शब्दों के बे ठोस, ये तो ठोस की बात चल रही है, जिनके बस क्रिस्टल जालक सरल अणुओं से बने होते हैं आणविक ठोस कहलाती हैं। इनमें अणुओं के मध्य वीक अट्रैक्शन पाया जाता है, यानी कमजोर बॉन्ड पाए जाते हैं, कमजोर यानी कि कमजोर बंध पाया जाता है, जिन्हें वांडर वाल्स फोर्स या हाइड्रोजन फोर्स कहते हैं। देखो वांडर वाल्स फोर्स जो होता है इसकी जानकारी हम आगे लेंगे। और जो हाइड्रोजन बंध होता है ये आपने फर्स्ट टाइम में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं कि जब दो जो हाई टेम्परेचर यानी हाई वाले जो होते हैं FON, आपको पता होगा कि FON ये सबसे ज़्यादा ऋणात्मक वो होती हैं, यानी ऋणावेशित तत्व होते हैं, जिनकी क्या कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा होती है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उन्हें हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज़्यादा कमज़ोर बॉन्ड पाया जाता है, क्योंकि ये किसी के संग में कभी भी बॉन्ड बना लेता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर बॉन्ड होता है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, वे ठोस जिनके क्रिस्टल जालक सरल अणुओं से बने होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। इनमें अणुओं के मध्य वीक अट्रैक्शन होने यानी कमजोर आकर्षण बल पाया जाता है, और जिन्हें वांडर वाल्स फोर्स या हाइड्रोजन फोर्स कहते हैं। आणविक ठोस के गलनांक व क्वथनांक निश्चित होते हैं, यह आपको मेन चीज़ याद रखनी है। आणविक ठोस के गलनांक व क्वथनांक निश्चित होती हैं तथा ये विद्युत के कुचालक होती हैं। ये चीज़ सबसे मेन है कि आणविक ठोस जो होते हैं कि क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक। ये MCQ में बहुत बार पूछा गया कि आणविक ठोस विद्युत के सुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, अर्धचालक होते हैं, इनमें से आपको बताना है तो क्या लगाएंगे आप, कुचालक। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये जो I2 यानी कि एक ही तत्व के बने हुए, मेन चीज़ देखो एक ही अणु होंगे उनमें, I2 P4 S8 NH3 H2O PCl5। अब कहेंगे ये तो अलग पड़ गया PCl5, इनके बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके बीच कौन सा बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड। XE, ये X जो है यहाँ पर ये यानी XE जो आ गया हमारा, और इसके बाद कहते हैं AR खुद में एक तत्व है H2। नहीं एक ही अणु के होंगे या फिर उनके बीच में आणविक वो बनेगा, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसको भी हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। ये सिर्फ ये जानकारी के लिए पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, इनके बीच पोलर जिनके बीच में पोल बनते हैं यानी कि जिनके बीच में बंध बनते हैं, तो उनके लिए कहते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये हैं SO2 HCl H2O, यानी कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। नॉन पोलर में जिनको नहीं पाया जाता तो H2O Cl2 O2 N2 S8 P4 I2 XE AR यानी ETC। और इसके बाद हमारा आता है हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल। देखिए जो पोलर में होगा वो हाइड्रोजन में होगा, लेकिन बस क्या है जिसमें H होगा वो वाला हाइड्रोजन में होगा, बाकी नहीं होगा। ये H2O NH3 HF। तो यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर वाले भी पूरे हो चुके हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड। और इसके बाद हमारा आता है कोवैलेंट सॉलिड, यानी कि सहसंयोजी बंध। ये जो सहसंयोजी ठोस होते हैं उनके बारे में। तो वे ठोस जिनके क्रिस्टल जालक परमाणु से बने होते हैं, परमाणु ठोस या सहसंयोजी ठोस कहलाती हैं। इनके अब इसमें क्या है, बस क्रिस्टल जालक परमाणु से बने होती हैं, परमाणु ठोस, यानी इसे परमाणु ठोस के नाम से जाना जाता है। परमाणु ठोस या सहसंयोजी ठोस कहलाती हैं। और
इनके परमाणु एक दूसरे सहसंयोजी बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, यानी कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा ही जुड़े होते हैं। एक नेटवर्क जाल बनाते हैं, यानी जुड़कर एक नेटवर्क जाल सा बना देते हैं। इन्हें नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। एक आपको नया शब्द सुनने को मिला होगा, शायद ही आपने सुना होगा, नेटवर्क ठोस। तो नेटवर्क ठोस और कोई नहीं, परमाणु ठोस और सहसंयोजक ठोस को ही नेटवर्क ठोस हम कह देते हैं। इसके बाद जो कहते हैं, ये कहते हैं कि इनके गलनांक आणविक ठोस से उच्च होती हैं। जो हमने अभी पूरा ऊपर पढ़ा था, आणविक ठोस उससे उच्च होती हैं, तथा ये विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी ये भी जो है विद्युत के कुचालक होते हैं, केवल ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट अकेला एक ऐसा सुचालक पदार्थ है जो कोवेलेंट होते हुए भी सुचालक है, यानी कि सहसंयोजी बंध तो उसमें सहसंयोजक ठोस है। ग्रेफाइट क्या होता है, आपकी पेंसिल के अंदर जो पाया जाता है उसमें ग्रेफाइट होता है, यानी वो सुचालक है। अगर आप उसका एक यानी पेंसिल को दोनों ओर छीलें और उसके ऊपर तार लपेट दें, तो एक तार आप बोर्ड में लगाएं बल्ब का, यानी उसके ग्रेफाइट के ऊपर आप तार लपेटें और उसमें से एक होल्डर में लगा दें, होल्डर में बल्ब लगा दें, होल्डर का एक तार बोर्ड में लगाएं, एक तार पेंसिल में लगाएं, और पेंसिल को पीछे की तरफ से आप बोर्ड में लगाएंगे तो बल्ब जल जाएगा। लेकिन ये आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है, क्योंकि अगर आपका हाथ थोड़ा सा भी ग्रेफाइट पे लग गया या फिर ग्रेफाइट ने थोड़ा सा भी अर्ध बाहर की ओर फेंक दिया तो आपके लिए 440 वोल्ट का झटका लग सकता है। तो इसे घर पर करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आप अपने बड़ों से सुझाव लें कि ऐसा होता है या नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल कर चुके हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो लास्ट दो जो टॉपिक बचे हैं वो है, एक आता है आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस में हमें पढ़ना है कि वे ठोस जिनके क्रिस्टली जालक धनायनों या ऋणायनों से मिलकर बने होते हैं। बस आयन का मतलब क्या होता है, जो प्लस माइनस में बढ़ जाता है वो आयनिक होता है। तो दोस्तों यार प्लीज़ एक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। आयनिक ठोस क्या होता है कि वे ठोस जिनके क्रिस्टल जालक धनायन और ऋणायन से बने होते हैं तो वो आयनित हो जाते हैं, जाहिर सी बात है, तो उन्हें आयनिक ठोस कहते हैं। शुद्ध तथा ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होती हैं। शुद्ध तथा ठोस, शुद्ध होने चाहिए और ठोस अवस्था में होने चाहिए, तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। परंतु गलत अवस्था में ये विलयन में सुचालक का कार्य करते हैं। सॉरी, हाँ ऊपर गलती होगी कि शुद्ध एवं ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी अगर ये ठोस अवस्था में पाए जाएंगे तो विद्युत के कुचालक होंगे, लेकिन जब गलत अवस्था यानी द्रवित हो जाएंगे तो ये विद्युत के सुचालक होंगे। आयनिक ठोस में आयनों के मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, यानी कि जो आयनों के मध्य कौन सा अट्रैक्शन फोर्स का मतलब होता है आकर्षण, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है हमारे यहाँ पे वैद्युत, कहें तो वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। यानी जो भी कहते हैं आप, आयनिक आकर्षण बल पाया जाता है, ये वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। आयनिक ठोसों के गलनांक बहुत उच्च होते हैं। एक हमारे ये आया है कि इसके गलनांक बहुत उच्च होते हैं और ये विद्युत का कुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। तो आपको बता दें, ठोस अवस्था में कुचालक और गलत अवस्था में सुचालक होते हैं आयनिक ठोस। तो NaCl KCl, तो NaCl को Na+Cl- हो जाता है, KCl में K+Cl Cl- हो जाता है। तो जैसे कि आपने पढ़ा ये NaCl KCl MgO CaCl2 और मेटल सल्फेट और मेटल सल्फाइड। तो यहाँ पे हमारा हो गया ETC। तो इसके बाद हमारे चौथा था और लास्ट जो उसमें टॉपिक करता है वो आता है धात्विक ठोस। वे ठोस जिनके क्रिस्टल जालक धात्विक परमाणुओं से बने होते हैं, यानी वे ठोस जिनके क्रिस्टलीय जालक धात्विक परमाणु से बने होते हैं धात्विक ठोस कहलाते हैं। इनमें परमाणुओं के मध्य धात्विक बंध पाए जाते हैं, परमाणु के मध्य धात्विक बंध पाए जाते हैं। धातुओं की बात चलेगी, ये आयनित और सहसंयोजी बंधों से अलग होती हैं, आयनित और सहसंयोजी बंधों से अलग होती हैं, और सभी धात्विक ठोस चालक होते हैं। धातु जो होती हैं सभी चालक होती हैं। तो धात्विक ठोसों की बात चलेगी, ये वही धातु हैं जो क्या कहते हैं आप अपने घरों में देखती हैं, और सभी धातुएं एवं मिश्र धातुएं इसके एग्जाम्पल हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारी जो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद हमारी मेन, ये मानिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, MI। ये मानिए आप किसी से पूछना कि ब्रैग इक्वेशन के बारे में, तो ये ज़्यादा नहीं, 3 लाइनों की मान लीजिए, आपको 3 लाइनें याद करनी है सिर्फ मेन, और वहाँ पे आपको ये 2 नंबर आराम से दिलवा देगी। 2 नंबर आपके पक्के। आप एक बार में तो आप कोई ऐसा चीज़ याद नहीं कर सकते कि 7 नंबर का हम याद कर लें, 10 नंबर का याद कर लें, 50 नंबर का हम याद कर लें। शुरुआत जो होती है वो 1 नंबर से होती है और अंत जो होता है वो 100 नंबर पर होता है। तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े रहना, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक हफ्ते में एक चैप्टर कंप्लीट कराता चलूँगा, चाहे वो चैप्टर छोटा हो बड़ा हो। तो देखिए हमारे यहाँ पे 25 मिनट बीतने वाले हैं, तो आपको पता भी नहीं चला होगा 25 मिनट कब बीत गए। आप वीडियो को फास्ट करके देख लेना, अगली जो वीडियो हो चाहे तो क्वालिटी चाहे से लो कर, क्वालिटी बिल्कुल लो करके देखना, क्वालिटी हाई करके देखना, लेकिन
वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि हम आपको 7 दिन में चैप्टर कंप्लीट करा देंगे और उसके बाद में आपके क्या कहते हैं एक मिनी टेस्ट लिया करेंगे और एक हाई टेस्ट लिया करेंगे, जिसमें आपको स्कोर करके बताना है कि आपने कितना अचीव किया उसमें। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। ये जो हमारी ब्रेक्स इक्वेशन है ये हम अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे 25 मिनट 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड यानी कि बीतते जा रहे हैं। तो मैं आपके लिए बता दूं कि आप भी इस चैनल पर नए हैं, मैं भी इस चैनल पर बिल्कुल नया हूँ। ये मेरी पहली वीडियो है क्लास 12 की, तो इस पर आपको प्लीज़ लाइक कर देना है और एक अपना, मैं किसी और की नहीं कहता, आपके सिर्फ एक सब्सक्राइब पर क्लिक कर देना है और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना है, ताकि जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ उसकी आपके सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो ये चैप्टर कंप्लीट करने का फिजिक्स का चैप्टर चलाऊंगा, बायोलॉजी का चैप्टर चलाऊंगा और यहाँ तक कि हिंदी और इंग्लिश में मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं आपके लिए, आपको कोई भी क्वेश्चन बैंक या कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे आपके लिए मानिए कि वही क्वेश्चन है जो बोर्ड में आ चुके हैं और बोर्ड में आने वाले हैं। मैं आपको यही बताऊँगा कि 2022-2023 में कौन से चैप्टर आएंगे और आपको यहाँ पर जुड़े रहना है कि पूरी की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है, सहयोग करना। धन्यवाद।